नेशनल मूवमेंट्स, फर्स्ट वाला जो आपका चैप्टर है। सिलेबस सभी के पास है, नहीं हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आज फिर शेयर कर देती हूँ। इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए 1857 से लेकर 1947 के बीच में जितने भी नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं, यहाँ पर उनका ब्रीफ हमें पढ़ना है ना। द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वॉज सीरीज ऑफ एक्टिविटीज विद द अल्टीमेट एम ऑफ एंडिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कहाँ से कहाँ तक? 1857 टू 1947। एक जब ब्रिटिश हमारे यहाँ आए थे तो 1957 के पहले इस तरह का एक फीलिंग नहीं था कि भाई इन लोगों को हमें यहाँ से हटाना है, या हमारा खुद का इंडिपेंडेंसी को लेकर कि हम लोग इंडिपेंडेंट रहें, हमारा देश आजाद हो, इन चीजों को लेकर एक फीलिंग था, बट वो एक प्रॉपर फॉर्म में नहीं आ पा रहा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक हम लोग इतने प्रॉपर स्टैब्लिश नहीं हो पाए थे कि हम खुद इसके लिए अगर कोई भी मूवमेंट चलाना है, कोई आंदोलन करना है, तो हमें क्या चाहिए? उसके लिए लोग चाहिए, सभी का एक विजन चाहिए, उस विजन के साथ सभी की एक आइडियोलॉजी चाहिए जो कि सिमिलर हो, है ना। जैसे कि मान लीजिए 10 लोगों को मिलकर एक ही काम करना है, तो यहाँ पर एक है ना आर्टिकल आईपीसी का सेक्शन 34, सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन, है ना। तो वो यहाँ हम उसे पॉजिटिव थॉट में भी शामिल कर सकते हैं कि यहाँ पर जब तक आपका सभी लोग, वो 10 लोग एक जैसा नहीं सोचेंगे, तब तक कोई भी मूवमेंट सक्सेसफुल हो सकता है क्या? नहीं। इसीलिए यहाँ पर 1857 के पहले ये माना जाता है कि तकरीबन इतने सालों तक हमारे देश में आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उसके बाद जाकर हम लोग आज़ाद हो पाए हैं। तो यहाँ इंडिपेंडेंसी को लेकर, इंडिपेंडेंट होने के लिए जो सबसे पहली शुरुआत हुई थी वो 1857 की क्रांति के बारे में भी आपने सुना होगा। तो 1857 की मंगल पांडे और ये सब लोगों ने मिलकर उस टाइम पर क्रांति की थी। उस टाइम पर इंडिया का जो शेप था, मतलब टेरिटरी वाले पार्ट पर भी हम देखें तो थोड़ा सा अलग था, थोड़ा क्या काफी अलग था, बहुत बड़ा था। अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने कई तरह के मूवमेंट किए हैं, और उन मूवमेंट का जो प्रॉपर बल्क में अगर बोला जाए जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट हमें मिला 1947 को, जब हम आजाद हो पाए। तो यहाँ पर ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जितने भी मूवमेंट हुए हैं उन्हें इंडियन नेशनल मूवमेंट कहा जाता है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। आपके सिलेबस का एक ये फर्स्ट चैप्टर है, नोट डाउन कर लीजिएगा सभी लोग इसे। देखिए इंडियन मूवमेंट होने के पीछे जो रीजन थे वो क्या थे कि भाई इंडियन मूवमेंट जो हुए, जो आज़ादी के लिए जितने भी अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के मूवमेंट चलाए जा रहे थे, हर किसी का अपना ओपिनियन था, अपने व्यूज थे, थॉट्स थे, उनके अकॉर्डिंग जिसे जैसा लग रहा था वैसे चीजें की गई। अब यहाँ अगर हर कोई अपने दिमाग से अलग अलग तरह से चीजें करेगा तो डेफिनेटली पूरे इंडिया के लिए आज़ादी मिलना मुश्किल था। इसीलिए क्या किया गया, ये सोचा गया कि कोई कुछ तो ऐसा हो जिसके हिसाब से हम अगर सब लोग एक साथ चलेंगे तब जाकर हम एक, जो गोल, सभी का गोल तो एक ही था, आजादी, बट उसके लिए अगर सब अलग अलग एफर्ट्स लगाएंगे तो हो सकता है कि हमें बहुत लंबा समय इन चीजों को देना पड़े। इससे बेहतर है सभी लोग मिलकर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएं या एक ऐसा किसी संस्था का निर्माण करें जिसके साथ सभी लोग मिलकर एक ही गोल को अचीव करने के लिए काम करें। और इसी के लिए 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में इसका गठन किया गया, जिसके लिए जो पर्पस था वो ये था कि अगर सभी लोग मिलकर एक जैसे व्यूज रखेंगे,
सभी की एक ही आइडियोलॉजी हो और अगर उस पर सभी लोग काम करें तो कैसा होगा, चीजें इजी हुई होंगी ना, कि भाई हम सभी लोग एक पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपकी आइडियोलॉजी सेम है, आपके पास एक संगठन है, देन धीरे धीरे उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस संगठन से लोग जब जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा एक तरह का विद्रोह था, उसकी जो उसका जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो इसलिए यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गठन किया गया, ये वही कांग्रेस पार्टी की जो आज भी हमारे यहाँ पर है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में इसका गठन किया गया और इसके पीछे जो पर्पस था ये था कि जो अलग अलग तरीके से अलग अलग एरियाज में लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं आज़ादी के लिए, इन सभी को एक आइडियोलॉजी के साथ जोड़ा जाए और उस आइडियोलॉजी के साथ काम करके आज़ादी को लेने की कोशिश की जाए। क्योंकि इसके पीछे जो फैक्टर्स थे वो क्या थे, सबसे पहले नेशनलिज्म। नेशनलिज्म से मतलब होता है, अभी नेशनलिज्म की अगर हम बात करें तो देखिए 1857 के बाद की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नेशनलिज्म मीन्स राष्ट्रवाद। हिंदी में से लिख लेना, रजत कपिल जो भी हैं। राष्ट्रवाद क्या होता है, नेशनलिज्म, जिसमें कि हमारी ये होप होती है कि हमारा देश हमारी सरकार और हमारी सरकार हमारे लिए रूल बनाए। ठीक, जब नेशनलिज्म मीन्स सब कुछ हमारा। आप सभी लोगों को सोवरेन का शायद मतलब पता ही होगा, संप्रभु होना पता है सभी को। किरण, क्या होता है सोवरेन का मतलब, संप्रभु होना? आवाज आ रही है? मैम नहीं पता। बैड, किसी और को पता है? ये बेसिक से किरण। प्रेक्षा, सोवेरन वर्ड मैंने आपको जब पॉलिटिकल साइंस थर्ड पढ़ाया था तब कम से कम शायद 10 बार ये शब्द डिस्कस हुआ था। सोवेरन, सोवेरेनिटी, संप्रभु होना, जहां आपके खुद के अधिकार हैं, आपके खुद के रूल्स हैं, आपके खुद के रेगुलेशन हैं और उसके ऊपर कोई नहीं है। जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर थे, वो हमारे लिए पहले तो वो बिजनेस करने के लिए हमारे यहाँ आए थे, धीरे धीरे उन्होंने रूल्स, रेगुलेशंस, अथॉरिटी अपने हाथ में लेना शुरू किया। जब उन्होंने अपने हाथ में लेना शुरू किया तो जो हमारे यहाँ के राजा रजवाड़ा हुआ करते थे, उन्हें ये शो किया जाता था कि रूल्स आपके हैं, पर उन रूल्स के ऊपर सोवरेन अथॉरिटी कौन होता चला गया, धीरे धीरे संप्रभु कौन होते चले गए, ब्रिटिश होते चले गए। और यहाँ पर अगर हम किसी के अंडर रहकर काम करते हैं, उससे अच्छा है कि हमारे लिए खुद के रूल्स हो, हमारी खुद की सरकार हो, और वो सरकार कैसी हो, इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, अभी सभी लोग ये काम करना सबके लिए है। ये आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है, प्रियम्बल सभी लोग पढ़ेंगे और प्रियम्बल के अलग अलग वर्ड्स को निकालेंगे और एक हर वर्ड को अलग से लिखेंगे और जिस चीज का मतलब आपको नहीं आता है उसे हाईलाइट करके कल के लेक्चर में पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नेशनलिज्म से मतलब है राष्ट्रवाद, जिसमें कि हम ये सोचते हैं कि हमारी खुद की सरकार हो, हमारे खुद के नियम हो, हमारे ऊपर हमारी अथॉरिटी रहे और वो सोवरेन हो, उसके ऊपर कोई भी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब इस तरह का एक मूवमेंट चलाए गए तो उसमें सबसे पहला जो रीजन था वो ये था क्योंकि हम लोग अंग्रेजों का शासन नहीं चाहते थे, हम लोग अपना खुद का चाहते थे। और अगर हम अपना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि अंग्रेजों को यहाँ से जाना होगा। अभी वो उनका जाना इतना आसान नहीं था, उनके जाने के लिए एक तरह का प्रॉपर एक आइडियोलॉजी डेवलप किया गया और उसके पीछे कई तरह के काम किए गए। इसके अलावा जो रीजन था वो क्या था, वेस्टर्न एजुकेशन एंड कल्चर। इंडिया का कल्चर अगर आज भी आप कंपेयर करते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज से हमारे यहाँ का कल्चर आज भी बहुत डिफरेंट है। और उस टाइम पर जब अंग्रेज आए तो वो अपना एजुकेशन लेकर आए, वो अपने यहाँ का कल्चर यहाँ लेकर आए, जिसके कारण हमारे देश के लोग उस कल्चर के साथ कंफर्टेबल नहीं थे। एक डिफरेंट कल्चर के साथ सरवाइव करना, साथ ही उनके रूल्स रेगुलेशंस जो दिन ब दिन थे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे थे, जिसमें कि साफ ये लगता था कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ शासन करने आए हैं। इस वजह से उसके बाद एक बहुत बड़ा रीजन रहा है न्यूज़पेपर। देखिए एक चीज आप लोग समझिए, जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि न्यूज़पेपर के कारण हमारी आजादी में न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो क्या आप उसे मानेंगे या अग्री करेंगे या नहीं? अग्री करना होगा। उसके पीछे रीजन ये है कि न्यूज़पेपर जो थे उस टाइम पर अलग अलग बहुत ज्यादा इस तरह का सोशल मीडिया तो था नहीं,
न्यूज़पेपर में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के कई सारे इंडियन न्यूज़पेपर्स चलाए गए, समाचार पत्र, अलग अलग पत्रिकाएं, अलग अलग लेटर्स तक चीजों को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया, जिसमें कि अंग्रेज जब किसी भी तरह का ऐसा कोई एक्ट करते थे जो कि हमारे यहाँ की पब्लिक के लिए अनफेयर हुआ करता था, उन चीजों को हाईलाइट से उसमें पब्लिश किया जाता था। भाई 1 मिनट, हाँ मैं चार्जर लेकर आऊँ लैपटॉप का, 1-2 मिनट का कॉल। तो न्यूज़पेपर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनके बिहेवियर को, उनके कल्चर को, उनके रूल्स रेगुलेशंस को, हर एक चीज़ को इतना हाईलाइट किया गया। हाईलाइट करने के साथ हर व्यक्ति का अपना अलग अलग ओपिनियन को स्प्रेड करने का जो काम था वो न्यूज़पेपर ने किया है। कई सारे ऐसे अलग अलग उस टाइम पर न्यूज़पेपर पब्लिश किए गए जिनमें कि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत, जिसे बोलते हैं ना हम, जिसमें कि देश प्रेम, राष्ट्रीय भावना या आज़ादी को लेकर किस तरह के एक्ट किए जाएं, किस तरह के मूवमेंट किए जाएं, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता के साथ उन लोगों ने छापना शुरू किया। और न्यूज़पेपर कैसी चीज़ है कि एक स्प्रेड करने के लिए उस टाइम पर हमारे पास ना तो टेलीफोन था, ना सोशल मीडिया था, ना कोई और चीज़ थी, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि उस टाइम पर जो न्यूज़पेपर थे उसमें जब चीज़ें इस तरह की स्प्रेड होना शुरू हुई तो इनके बिहेवियर को हाईलाइट करना शुरू किया गया। इसी तरह नेशनल लिटरेचर की अगर हम बात करें तो नेशनल लिटरेचर में भी कई सारी ऐसी चीज़ें, बहुत अच्छे बड़े बड़े कवियों की अगर मैं बात करूं तो न सिर्फ इंडिया के, इवन कई ब्रिटिश बहुत अच्छे जो पोएट हुआ करते थे, उन्होंने भी जो इन चीज़ों को, देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूंगी यहाँ कि ब्रिटिश कल्चर जो उस टाइम पर हुआ करता था या जो उनके रूल्स रेगुलेशन हुआ करते थे, ऐसा नहीं है कि सभी ब्रिटिशर्स उसको फेवर करते थे। और उसी का नतीजा था कि नेशनल लिटरेचर की अगर बात करूं तो इसमें कई सारे ऐसे ब्रिटिश पोएट भी हुआ करते थे जिनमें मैम मैम यस मैम आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही मुझे। भाई मैं तो नेटवर्क में बैठी हूँ किरण, जहाँ से बैठी थी वहां वहीं पर हूँ अभी भी। अभी आ रही है। ओके, देखिए बहुत ज़्यादा हवा आंधी चल रही है बाहर, तो उस कारण से थोड़ा आज नेटवर्क का इशू रहेगा, बहुत ज़्यादा तेज है ना, बारिश और हवा और आंधी, तो उस कारण से थोड़ा नेटवर्क का इशू अभी हो सकता है इस वीक में ही रहे, तो प्लीज़ थोड़ा सा उसमें कोऑपरेट करिए, है ना। फिर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ओके मैम। मेन रीजन, मेन फैक्टर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, रूल्स रेगुलेशंस ले लेना, सरकार को अपने हाथ में ले लेना, प्राधिकारिकता को अपने हाथ में ले लेना, और उसके साथ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करना कंट्री का। हमारे देश की कई अच्छी अच्छी चीजें हैं, इकोनॉमिक तौर पर जो आर्थिक शोषण था वो चरम पर होता चला गया, इसीलिए यहाँ पर जरूरत पड़ी कि हम अंग्रेजों को अपने देश से निकालें। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो राजा महाराजा हो, हर एक लेवल पर जब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हुआ तो हर एक वर्ग ने ये सोचा और ये चाहा कि नहीं बस इट्स इनफ, अभी यहाँ पर हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। और इसके बाद 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन करके एक कॉर्पोरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, आगे जाकर फिर कांग्रेस को भी उसमें कन्वर्ट किया गया, और यहाँ इस तरह का जो यूनियन बनाए गए थे इनका सभी का ओपिनियन यही था कि इस तरह का जो भी अनवांटेड एक्सप्लॉयटेशन है ब्रिटिश के थ्रू
वो से उसके साथ सर्वाइव नहीं किया जा सकता है। देखिए उसे इससे और अच्छे से समझ में आएगा आपको। पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक, ये 3 पार्ट पर हम इसे यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि क्या ऐसे रीजंस रहे हैं कि इंडिया से ब्रिटिश को जाने के लिए इतने बड़े बड़े नेशनल मूवमेंट चलाए गए, हजारों लाखों लोगों की जान चली गई और इतने बड़े बड़े आंदोलन चलाने के बाद बड़ी मुश्किल से हमें 1947 में आजादी मिली। सबसे पहले ब्रिटिश पॉलिसीज को वो बहुत ज्यादा एक्सपांशन करते जा रहे थे, मतलब हर छोटी बड़ी चीज में ब्रिटिश रूल्स को एप्लीकेबल करते जा रहे थे पॉलिटिकल मैटर में अगर हम बात करें तो। फिर 1847 में क्रांति हुई जिसकी अभी हमने बात की, एक विद्रोह जनरेट हुआ ऑटोमेटिकली लोगों को, एक उन लोगों की धीरे धीरे जिस तरह का ब्रिटिश रूल्स एंड रेगुलेशंस आते गए, उनकी जो कठोर कड़ी नीतियां थी, लगान मूवी शायद सभी ने देखी होगी, देखी? यस मैम। तो मतलब लगान की पॉलिसीज हो, चाहे वो मजदूरों पर हो, चाहे वो राजनीति में हो। राजनीति में भी जो पुराने राजा महाराजा होते थे उनसे उनके जो एरिया होते थे, ज्यूरिसडिक्शन होते थे, धीरे धीरे उनको कवर करते चले जाना, इस तरह अपनी पॉलिसीज का एक्सपेंशन करने के कारण, फिर विद्रोह के कारण, और पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो रूल्स थे, लॉज थे, हर एक चीज को हर जगह पर अपने रूल्स रेगुलेशंस को एप्लीकेबल करना। ये पॉलिटिकल फैक्टर पे अगर हम देखें तो इतनी चीजों के कारण यहाँ पर इंडियन नेशनल मूवमेंट जनरेट हुए। सोशल और कल्चरल की अगर हम बात करें तो रिलीजियस मूवमेंट का बहुत इम्पैक्ट हुआ, अलग अलग चीजों में, अलग अलग धर्म से रिलेटेड, या हम अपने कल्चर की अगर बात करें तो हमारे और उनके कल्चर की जो डिफरेंसेस हैं उनके कारण, और इसी के कारण इस इंडियन कल्चर को सिक्योरिटी देना, उन्हें प्रोटेक्ट करना, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जगह का हो, उसके लिए जो सोशल कल्चरल एक्टिविटीज थी उन चीजों ने नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट किया। मॉडर्न और वेस्टर्न एजुकेशन को जो स्प्रेड किया जा रहा था, जो कि हमारे यहाँ की पब्लिक के लिए एक्सेप्टेड नहीं था, इस वजह से, और प्रेस और पॉलिसीज। मैम फिर से आवाज नहीं आ रही। अभी नेटवर्क ही चला गया भाई। अभी आ रही है? यस मैम। आज थोड़ा नेटवर्क का इशू है किरण। एक्चुअली मैंने बताया ना, बाहर बहुत ज्यादा हवा चल रही है और उस कारण से मतलब इतनी बहुत ज्यादा प्रेशर से, तो थोड़ा आज नेटवर्क का इशू होगा क्योंकि अभी तो मीटिंग ही बंद हो गया था। यस मैम। कहाँ थे हम? रूल ऑफ प्रेस एंड पुलिस, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर जो अलग अलग तरह का डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने जनरेट किया, उस कारण से भी फिर जो फैक्टर्स थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के, इंडियन नेशनल मूवमेंट थे, ऑटोमेटिकली वर्क करते रहा। एक मिनट, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जैसे अभी मैंने समझाया, उसके अलावा इकोनॉमिक पॉलिसीज जिसका कि डायरेक्ट जो इम्पैक्ट था वो हमारे यहाँ की इकोनॉमी पे पड़ना शुरू हुआ, जिसमें कि सबसे खास जो चीज थी कि हमारे यहाँ की चीजों को डायरेक्टली यहाँ से जो भी अच्छी चीजें हैं, या जो जैसे कि मान लीजिए कि प्रोडक्शन ही हुआ है तो उसमें एक क्वालिटी का प्रोडक्शन से जो चीजें प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्ट है, वो सारे आप आपकी कंट्री में लेकर जाएंगे, बाकी बिल्कुल बचा हुआ जो थर्ड क्लास है वो हमारे यहाँ के लोगों के लिए बचेगा। जो यहाँ की पॉलिसीज थी, जो इकोनॉमी को लेकर जो पॉलिसीज थी वो एकदम वर्स्ट थी, जिनको कि एप्लीकेबल किया गया जब ब्रिटिश के थ्रू, तो वो हमारे यहाँ की कंट्री के लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। इसी के साथ हुआ था इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, वो भी इसी टाइम पर हुआ था।
जब इंडियन नेशनल मूवमेंट का स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर ये मेजर इश्यूज रहे थे, चाहे वो पॉलिटिकल व्यूज हो, पॉलिटिकल मैटर से रिलेटेड हो, सोशल कल्चर से हो या इकोनॉमिक से हो। ये मेन रीजंस रहे हैं जिसके कारण हमारे यहाँ पर इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुए। 1985 के बाद 85 के बाद नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया। देन कांग्रेस का जब गठन किया गया, देन उनका जो रियल एम था वो था इंडियन यूथ को पॉलिटिकल, एक जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है किस चीज से रिलेटेड, आजादी से रिलेटेड, उस चीज में एक पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करना है ना। रियल एम ऑफ कांग्रेस इज टू ट्रेन द इंडियन यूथ इन पॉलिटिकल ऑर्डिनेशन एंड to organize or create public opinion in the country। यहाँ पर पब्लिक का एक इस तरह का ओपिनियन क्रिएट करना कि हर एक देश के हर एक कोने से लोग इस ओपिनियन के साथ कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करें कि सभी लोग मिलकर नेशनलिज्म के लिए आंदोलन चलाएं और उस एम को अचीव कर सकें। इसीलिए अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग चीजें हुई हैं और अलग अलग फेज आए हैं। देखिए फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, इसी में आपके कई सारे तरह के अलग अलग आंदोलन चले हैं जिसमें कि कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छे से फेवर किया, बट कुछ लोगों ने फेवर न कर वो लोग क्या हो गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही फेवर करने लगे। तो यहाँ पर जब इंडियन कांग्रेस बनाया गया था उस टाइम पर सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज थी वो थी कि एक ऐसा पब्लिक ओपिनियन क्रिएट किया जाए जो कि लोगों को इस चीज को वास्ट फैलाए, पूरे वास्ट करे कि भाई यहाँ पर पब्लिक जो एम है कांग्रेस गवर्नमेंट का, कांग्रेस का जो कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया है उसको सपोर्ट करे। सपोर्ट करने के साथ बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हों जिससे कि लोगों का अट्रैक्शन उस चीज के लिए आए। फर्स्ट फेज में कई सारे लीडर्स थे, बीसी बैनर्जी, गोपाल कृष्णा गोखले, आरसी दत्त, इन लोगों ने मिलकर बहुत हेल्प किया। बट कुछ समय के बाद एक तरह से होता है ना कि प्रोटेक्टिव पार्ट आ गया। भाई आवाज आ रही है सभी को? यस मैम, अभी आ रही है प्रॉपर। प्रोटेक्टिव फेज हो गया और उस फेज का फर्स्ट पार्ट था। देखिए फर्स्ट फेज जो कांग्रेस का था वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, नेटवर्क इशू। आवाज आ रही है सभी को? यस मैम, मुझे तो आ रही है। ओके, फर्स्ट फेज जो था कांग्रेस का, जब कांग्रेस को ऑर्गेनाइज किया गया, प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स अराइज हुई थी जिसमें कि कुछ स्पेसिफिक लोगों ने मिलकर कांग्रेस को सपोर्ट न कर ब्रिटिश रूल्स को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। इसीलिए उस चीज के बाद 1982 में एक सेकेंड फेज में कई ऐसे लोग उसमें शामिल हुए जिन्होंने एक बड़े लेवल पर काम करना शुरू किया और इंस्टेड ऑफ पीपीपी, जो कि अभी हमने देखा कि प्रोटेक्शन क्या था, प्रोटेक्शन, प्रेयर एंड पिटिशन, इन चीजों के अलावा उन्होंने प्योर होकर अपने देश के लिए काम करना शुरू किया, जिसमें कि 1992 के बाद जो लोग थे वो थे 1892 के बाद जो लोग थे वो थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष। इन लोगों ने ये पीपीपी वाले पाथ को फॉलो करने की बजाय सेल्फ रिलायंस, कंस्ट्रक्टिव वर्क एंड स्वदेशी, यहाँ से जो आपके आंदोलन स्टार्ट हुए थे ये यहाँ से स्टार्ट हुए थे कि स्वदेशी अपनाओ,
मीन्स यहाँ अगर हम स्वदेशी वाले कॉन्सेप्ट पे जब आए, सेल्फ रिलायंस वाले और कंस्ट्रक्टिव वर्क पर जब आए, तो यहाँ से स्वदेशी वाले कॉन्सेप्ट ने जोर पकड़ना शुरू किया। मीन्स यहाँ लोगों को समझ आने लगा कि यहाँ पर चाहे एजुकेशन हो, चाहे कल्चर हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटिकल रूल्स हो, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ किसकी होनी चाहिए, हमारी अपनी होनी चाहिए। मीन्स स्वदेशी होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर उसके बाद 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था, और उस पार्टीशन के टाइम पर भी बहुत बड़े बड़े चीजें हुई थी, बहुत बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ था। बट इसीलिए यहाँ पर जब स्वदेशी वाला कॉन्सेप्ट आया था, तो धीरे धीरे इन चीजों को बहुत फेवर मिलने लगा, और स्वदेशी वाले कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा फेवर किया गया। चाहे वो यहाँ स्वदेशी से मतलब होता है, कोई बता सकता है मुझे स्वदेशी का मतलब क्या होता है? किरण, आवाज आ रही है ना अभी तुम्हें? यस मैम। मतलब जो अपने देश का है, जो अपने देश में बनाया है, ऐसा कुछ शायद। एग्जैक्टली। अब स्वदेशी से मतलब यहाँ चीजें तो हो ही हो, बट हमारे रूल्स भी हमारे अपने हो, हमारे लॉज भी हमारे अपने हो, हमारी गवर्नमेंट हमारी अपनी हो, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हो उन पर बनाए जाने वाले रूल्स भी हमारे अपने हो। यहाँ हर एक चीज के लिए जो भी नेशनलिज्म को जब फेवर किया गया, तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो सपोर्ट किया गया इस एक थॉट ने किया। और इस एक थॉट की स्वदेशी, स्वदेशी से मतलब वो हर एक जगह को उसने कवर कर लिया, जिसमें कि वो चाहे रूल्स हो, लेजिस्लेशन हो, पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, एजुकेशन हो, चाहे आपके इकोनॉमिक फैक्टर हो, हर एक जगह को इसने कवर किया। और धीरे धीरे कांग्रेस मेंबर ने इस मूवमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करना शुरू किया कि अगर हम गवर्नमेंट भी बनाते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट की बॉडी जो होगी या एडमिनिस्ट्रेटिव जो होगा, वो भी इसी तरह से काम करेगा। इसलिए यहाँ पर कांग्रेस धीरे धीरे एक बड़े लेवल पर एक इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसने कि प्रॉपर सबको अपने अंडर में लेना शुरू किया। मीन्स उस एक आइडियोलॉजी के साथ, यहाँ हम बोल सकते हैं कि स्वदेशी एक वर्ड ना होकर, एक शब्द ना होकर, एक आइडियोलॉजी था। आइडियोलॉजी से मतलब होता है एक आदर्शवादी विचारधारा, एक आदर्श था। तो वो आदर्श एक व्यक्ति का ना होकर सभी लोगों का धीरे धीरे बना, उसी को कांग्रेस ने ऑप्ट किया। और इसीलिए यहाँ कांग्रेस के साथ कई बड़े बड़े लोग मिलते चले गए। उन्होंने अपने उन चीजों, अपने उस जो तो आइडियोलॉजी था, जो थॉट्स थे, उस थॉट को फेवर करना शुरू किया स्वदेशी के साथ। और इसीलिए यहाँ पर कई सारे लोग, जैसे दादा भाई नौरोजी, सभी लोग, कई सारे लोग थे जिन्होंने सक्सेसफुली इन चीजों को फेवर किया, और फेवर करने के साथ इस चीज को आगे अप्रोच किया। इसमें हम डिटेल में उसकी बात